आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर आपके प्रतिनिधि चुनते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। समझ में आई बात? तो भारत की राजनीति में जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, भारत की राजनीति में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। परंतु इस देश में इतनी अज्ञानता है कि वो सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। कार्यपालिका, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सरकारी दफ्तर आते हैं, सरकारी बाबू आते हैं, पर हमारे मन में कभी हमारे प्रधानमंत्री महोदय नहीं आते, हमारे मन में कभी उनका मंत्री परिषद नहीं आता। लेकिन वास्तविक तौर पर अगर हम जानने चलेंगे कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका दो भागों में बटी हुई है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, कार्यपालिका को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक है आपका राजनीतिक कार्यपालिका और एक है आपका अस्थायी कार्यपालिका। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है ना, यही वास्तविक कार्यपालिका है, यही वास्तविक तौर पर देश को चलाने का काम करती है। और इसमें प्रधानमंत्री महोदय आते हैं और उनका मंत्री परिषद आता है। लास्ट क्लास में हमने जब राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां पढ़ी तो हमने ये जाना, हमने ये समझा कि माननीय राष्ट्रपति महोदय तभी कुछ कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद उन्हें कुछ सलाह करेगी। बिना उनकी सलाह के माननीय महामहिम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमने इस बात को बखूबी समझ लिया। तो आज हम चल रहे हैं प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद को समझने के लिए। समझ में आई बात? हम चल रहे हैं विस्तार पूर्वक ये समझने कि हमारी जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है ये कैसे बनती है और ये कैसे काम करती है। आप सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और संसदीय प्रणाली पर चलने वाला देश है। तो संसदीय प्रणाली पर चलने वाले देश होने के नाते हमने अपने देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली के अंतर्गत वोट होता है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रतिनिधि अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट पाता है वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है ना? इतना हम जानते हैं। तो 543 जो है ये 543 एक मिनट, ये सारा चल रहा है। ये जो 543 निर्वाचित सांसद हैं, जिस दल के सबसे ज्यादा सांसद जीतते हैं उस दल की क्या बनती है? उस दल की सरकार बनती है। बहुमत कितना चाहिए होता है 543 में से? 272। जिस दल के 272 सांसद या गठबंधन के 272 सांसद जीतते हैं उस दल या गठबंधन की संसद में सरकार बन जाती है। समझ में आई बात? तो इसी में से अब इन 272 सांसदों में से एक व्यक्ति बनेगा प्रधानमंत्री, एक सांसद बनेगा प्रधानमंत्री। तो ये 272 सांसद ये निर्धारित करेंगे कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो जो व्यक्ति जिसको ये अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे उसको राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाएंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। और फिर ये प्रधानमंत्री ये तय करेगा कि इसके मंत्री परिषद में कौन कौन होगा। तो ये फिर अपना मंत्री परिषद बनाएगा और फिर उनकी सहायता से पूरे देश को चलाएगा। तो प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद और प्लस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन चारों लोगों को मिलाकर बनती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। इन चार लोगों को मिलाकर बनती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। तो इसीलिए ये कहा जाता है राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका में अंतर संबंध होता है। और माननीय प्रधानमंत्री को यह कहा जाता है कि वो भारतीय लोकतंत्र का पुल है। क्या है वो? भारतीय लोकतंत्र का पुल है। राजनीतिक कार्यपालिका में और विधायिका में सेतु का काम करते हैं।
दोनों के बीच में सेतु का काम, किसके बीच में? राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पद पर तभी तक रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद की लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा अपने सांसदों का। और जिस दिन उनके सांसद अपना समर्थन उनसे वापस ले लेते हैं उसी दिन उनको अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के तुरंत बाद पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगा। और अगर फिर वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो फिर नई मंत्रिपरिषद बनेगी। ये बात जान लो, जब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं तभी तक मंत्रिपरिषद भी अपने पद पर है। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा वैसे ही मंत्रिपरिषद अपने आप खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? प्रधानमंत्री का मरना पूरी मंत्रिपरिषद का खत्म हो जाना है, लेकिन एक मंत्री का मरना कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात? तो प्रधानमंत्री का पद भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण पद है। सबसे महत्वपूर्ण पद, फिर से कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण पद भारतीय राजनीति में कोई है तो वो है प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री की ताकत भी क्या असीमित नहीं है, सब पर अंकुश है। समझ में आई बात? तो इसीलिए ये कहा जाता है कि राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका का एक स्वरूप है। राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका का एक स्वरूप है। समझ में आई बात? यहां विधायिका का अर्थ किससे है? संसद से है। संसद के किस सदन से है? लोकसभा से। समझ में आई बात? भारत में जो सरकार चलती है वो लोकसभा से चलती है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य ही प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। ये बात जान लो, लोकसभा के सदस्य ही देश के प्रधानमंत्री का चयन करते हैं और किसी को ये चयन करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा के सांसदों के पास ही ये अधिकार है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? इतनी सी कि अभी भी नहीं आई? पक्का? तो आओ विस्तार पूर्वक आप पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री और सौरमंडल का सूरज दोनों एक बराबर ताकत रखते हैं, समानुपातिक रूप से। सूरज अलग चीज है भाई, सूरज में जितनी शक्ति है उतनी किसी में नहीं है। मैं एक समांतर तौर पर, कंपैरिजन के तौर पर कह रहा हूं कि जिस प्रकार की महत्वता सौरमंडल में सूरज की है उसी प्रकार की महत्वता भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री के पद की है। बिना प्रधानमंत्री के भारतीय राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है भारतीय राजनीति में, क्योंकि वो ताकत का क्या है? ताकत का कुंड है भारतीय राजनीति का। भारतीय राजनीति का ताकत का कुंड है कौन? प्रधानमंत्री का पद। समझ में आई बात? आगे सुनो, इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। अंततः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बिना लोकसभा में बहुमत के प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं बैठ सकता। पहले ही बता दिया मैंने आपको, ये बात तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी कि पूरे भारत में संसदीय प्रणाली में आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, फिर आपके प्रतिनिधि चुनते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। समझ में आई बात? तो भारत की राजनीति में जनता प्रधानमंत्री को नहीं चुनती, भारत की राजनीति में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। परंतु इस देश में इतनी अज्ञानता है कि वो सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को कभी नहीं चुनते, आप सदैव अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। आज भी चाहे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता
तो अपने प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो आप प्रधानमंत्री के नाम पर कभी वोट मत दीजिए, आप सदैव अपने प्रतिनिधि के नाम पर वोट दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री बदल सकते हैं लेकिन आपके 5 साल में प्रतिनिधि नहीं बदल सकते। ये बात आप जान लीजिए। जैसे हरियाणा में 2 मुख्यमंत्री बदल गए ना, पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर साहब। अब कौन है? नायब सिंह सैनी। विधायक नहीं बदले हैं पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। तो आपने मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं दिया है, आपने विधायक को वोट दिया है। तो विधायकों को देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मत देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन आपके विधायक और सांसद करते हैं, आप नहीं। इस बात को आप बखूबी समझिए। और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आपका मूर्ख, आपको चूना बार बार कत्थे के साथ लगाया जाएगा और आपको वही पान आपके मुंह में खिला दिया जाएगा और आप बार बार मूर्ख बनते रहेंगे। समझ में आई बात? आगे सुनिए। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, वह अपना पद भी खो देता है। साफ साफ लिखा है, बहुमत ही उसकी ताकत है। जिस प्रधानमंत्री के पास जितना लोकसभा में बहुमत होगा, वो प्रधानमंत्री उतना ही ताकतवर होगा, और जितना उसके पास बहुमत कम होगा, उसकी ताकत भी उतनी कम होगी। इस बार देखिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बार कम ताकतवर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे 2014 और 2019 के मुकाबले में। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री की ताकत कम हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, और उस समय 2014 में वो अपने दल के प्रधानमंत्री, अकेले भाजपा के दम पर वो प्रधानमंत्री बन गए थे। 2019 में भी वो अकेले भाजपा के दम पर प्रधानमंत्री बन गए थे, क्योंकि उनके सांसद बहुमत से ज्यादा थे। लेकिन इस बार 2024 में वो गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, गठबंधन के, और उनके गठबंधन का नाम क्या है? एनडीए। और यहां पर बीजेपी के ही दम पर वो बन गए थे, बीजेपी के ही, क्योंकि बीजेपी ने 272 से ज्यादा सांसद जीते थे 2014 में भी और 2019 में भी। लेकिन इस बार उनके उतने जीत नहीं पाए, इस बार कम जीते हैं, 240 के करीब ही जीत पाए हैं। 240 जीत के आप देश में सरकार नहीं बना सकते। तो गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से वो 2014 में कर रहे थे और 2019 में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ताकत कम हो गई है, क्योंकि वो अब गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं और गठबंधन का प्रधानमंत्री कमजोर हो जाता है। ठीक है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक, आगे सुनिए। जिससे उसी का स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है, वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। साफ सीधी बात मैंने पहले बता दी आपको। जिस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, जिसके पीछे सांसद खड़े होंगे, राष्ट्रपति को उसे प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलानी ही पड़ेगी। समझ में आई बात? ये हमारे देश के संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ठीक, आगे सुनो। प्रधानमंत्री तय करता है कि
उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों की उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। तो मंत्रिमंडल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। एक है मंत्री, और फिर है राज्य मंत्री, फिर है उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दल से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य, सुन लो, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। चाहे किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का बनिए या चाहे राज्यसभा का, आपको संसद के किसी ना किसी सदन का सदस्य होना ही पड़ेगा। अगर आप बिना सांसद बने प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं तो आपको भारत की संसद के किसी न किसी सदन का 6 महीने में सांसद बनना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकतर समय यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री वही बनता है जो लोकसभा का सांसद होता है। लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा ही तय करती है देश के प्रधानमंत्री को, राज्यसभा कभी तय नहीं करती। पहले बता दे रहा हूं, राज्यसभा के पास यह अधिकार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करे। देश की लोकसभा के पास ही यह अधिकार है कि वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करे, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को ही देश की जनता अपने मत के द्वारा चुनती है। इसीलिए उन्हीं के पास ये अधिकार है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। समझ में आई बात? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकसभा के पास ही देश का प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार क्यों है, तो मैंने जो आंसर बताया वो है। समझ में आई बात? आगे सुनो। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और रेख देख में रहती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस प्रावधान का अर्थ यह है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। साफ सीधी बात है। लोकसभा, यहां साफ साफ शब्दों में लिखा है ना, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो आप अपनी पद पर तभी तक हैं जब तक आपको लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है। जब तक आपको 272 सांसदों का समर्थन मिला हुआ है तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर हैं, तभी तक उनका मंत्रिपरिषद अपने पद पर है। जिस दिन इन 272 सांसदों ने लोकसभा में आपके खिलाफ मतदान कर दिया, उसी दिन आपके नीचे से आपकी कुर्सी चली जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं पीयूष बाबू? आपको अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो आपको इन 272 लोगों का साथ लेकर चलना है। इन 272 लोगों को संतुष्ट रखना है। समझ में आई बात? तो ये है भारत की राजनीति। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। समझ में आई बात? अगर एक भी मंत्रिपरिषद के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है संसद में विपक्ष के द्वारा, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो अगर कभी लगता है प्रधानमंत्री जी को कि उनके इस मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है तो वो उससे पहले ही त्यागपत्र मांग लेते हैं। क्यों मांग लेते हैं? क्योंकि अगर इसकी गलती संसद में प्रमाणित हो गई तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अगर मुझे पता चल गया कि मेरा ये मंत्री भ्रष्ट है तो मैं पहले ही इससे त्यागपत्र ले लूं।
और इसे मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दूं। समझ में आई बात? जिससे कि सरकार पर कोई आंच ना आए। समझ में आई बात? सरकार का मतलब राजनीतिक कार्यपालिका पर कोई आंच ना आए। जब तक आप राजनीतिक कार्यपालिका में हैं तभी तक आप सरकार में हैं। जिस दिन आप राजनीतिक कार्यपालिका से बाहर गए उस दिन आप सरकार से बाहर चले जाते हैं। ठीक है? इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी नीति के खिलाफ मंत्रिपरिषद का व्यक्ति कभी कुछ नहीं बोलता, हमेशा उसका समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई नीति प्रारंभ करी तो मंत्रिपरिषद में से कोई भी मंत्री उसकी खिलाफत कभी नहीं करेगा, हमेशा उसका समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए। आगे सुनिए। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का कर्ता धर्ता है और बिना प्रधानमंत्री के पद पे बैठे मंत्रिपरिषद नहीं बनाई जा सकती। ठीक है? मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु हटाए जाने या त्याग पत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर अधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। प्रधानमंत्री मतलब भाई भारत में सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसका सांस लेना भी इस देश के लिए न्यूज होती है, समाचार होता है भाई। अगर माननीय प्रधानमंत्री को कुछ भी होता है तो इस देश की राजनीति हिल जाती है। आप भारत के न्यूज चैनलों को देखिए, वो 24 घंटे माननीय प्रधानमंत्री को कैद करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु है। जिस प्रकार से सौरमंडल में सूरज है उसी प्रकार से भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री है। इस बात को बखूबी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर भारत की राजनीति में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद को अपने नियंत्रण में रखता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री का पूरी मीडिया जमात पर पूरा नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री का भारतीय अस्थायी कार्यपालिका पर भी पूरा नियंत्रण रहता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है। वैश्विक राजनीति में वो पूरे देश का नेता होता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं और आप देखिए पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरा देश उन्हें सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के नीति निर्माता हैं। वो जो निर्धारित करेंगे वो इस देश की नीति होगी। समझ में आई बात? वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, वो इस देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उनकी हर एक हरकत इस देश का कायाकल्प करेगी। समझ में आई बात? उनका एक निर्णय इस देश के भविष्य को बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी कर सकता है। दोनों चीजें। समझ में आई बात? तो प्रधानमंत्री है।
प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर इस देश में कोई और नहीं है, लेकिन तभी तक उसके पास ये ताकत है जब तक उसके पास लोकसभा में 272 सांसदों का समर्थन है। तभी तक, जिस दिन इन 272 लोगों ने अपना समर्थन उससे वापस ले लिया, उस दिन उसका पद उसके नीचे से चला जाएगा। समझ में आई बात? आगे सुनो। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्ति निर्विवाद रही। देखो, जब देखो 2014 में भाजपा के पास अकेले बहुमत था, तो प्रधानमंत्री का कद, प्रधानमंत्री की ताकत और उनके मंत्रिपरिषद के काम करने की ताकत बहुत ज्यादा थी। वो जो डिसीजन लेते थे उसे जल्दी से वापस नहीं लेते थे। चाहे आप किसान आंदोलन को देख लो, 28 साल किसानों को बॉर्डर पे बिठा के रखा, जब तक चुनाव नहीं आया तब तक कानून को वापस नहीं लिया। तो तब ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि तब अकेले अपने दम पर उनकी सरकार थी, वो अपने दल की सरकार थी। लेकिन अब ऐसा करके दिखा दे, अब ऐसा करके दिखा दे, समर्थन चला जाएगा, सरकार गिर जाएगी। अब कोई फालतू का काम नहीं कर सकते। समझ में आई बात? जो उनके गठबंधन दलों को पसंद ना हो, क्योंकि गठबंधन दलों का भी समर्थन है, तब जाकर आप उस पद पर बैठे हैं। तो अब आपको अपने गठबंधन दलों को भी देखकर चलना पड़ेगा, आपको उनके अनुसार भी चलना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकते, आपको अपने गठबंधन के दलों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। किसे? प्रधानमंत्री जी को। समझ में आई बात? सिर्फ अपने अपने बारे में सोचकर आप नहीं चल सकते। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनी, तब ऐसा नहीं रहा। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की भूमिका बढ़ी। दूसरे, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरा, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधाराओं वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। तो ये है गठबंधन सरकार। जब गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री राजा नहीं, मीडिएटर बन जाता है, मध्यस्थ बन जाता है अपने दल और दूसरे दलों के बीच में। बहुत ही उसे मतलब फिर उसे रस्सी पर चलना पड़ता है, रस्सी पर चलना पड़ता है अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बैलेंस करना है आपको अपनों के बीच में भी और जिनका आपने सहयोग लिया है उनके बीच में भी। और सब कुछ फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाते हैं, आपको फिर अपने सहयोगियों के बारे में भी सोचकर चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये है गठबंधन सरकार की खूबियां, जिसमें प्रधानमंत्री की ताकत कम हो जाती है और प्रधानमंत्री ज्यादा लोकतांत्रिक पद बन जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पर फिर सवाल उनका गठबंधन ही करता है। कुछ भी करने से पहले उनकी नीतियों के बारे में पहले ही पूरी डिटेल ले लेता है कि कहीं उनकी नीतियों से उनके दल को तो नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये सब पहले हो जाता है। तो प्रधानमंत्री गठबंधन की राजनीति में एक मध्यस्थ की भूमिका में आ जाते हैं, राजा से मध्यस्थ बन जाते हैं। समझ में आई बात?
कुछ एक बदलाव के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकधीन शक्तियां होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसाधनात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की शक्तियां भी होती हैं। वहां पर राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समझ में आई बात? तो ये आप बखूबी समझ लीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद ही वास्तविक सरकार है, वो ही देश की सरकार चलाते हैं। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।